Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, ठीक है। तो जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसका बहुत सारा हिस्सा आपके डायरेक्ट मेथड से संबंधित है। तो इसलिए आपको पहले जो है डायरेक्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसी का क्या हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग जो है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। देखिए, पहले जान लीजिए डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं। सीधी सीधी बात है कि किसी भी लैंग्वेज को, देखो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज वो भी फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में कहने मतलब जो भी हमें लैंग्वेज सीखना होता है, उससे तात्पर्य यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप एक तरीके से समझ लीजिए कि इसको इंग्लिश हमें समझना है। तो इंग्लिश को समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। वैसे जो है इंग्लिश जो है लैंग्वेज जब हमें पढ़ना होता है तो उसमें भी बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे जब बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड में, उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है, बाइलिंगुअल मेथड आ जाएगा, न्यू बेयर्स मेथड आ जाएगा। ये बहुत सारे मेथड हैं जो एक लैंग्वेज को पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस डायरेक्ट मेथड को समझते हैं कि होता क्या है। तो डायरेक्ट मेथड का अर्थ यही है कि किसी भी भाषा को उसी भाषा में सिखाना क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। जैसे यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश में सीखें, वही क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। अर्थात जो भी आपका टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज में ही उस भाषा को सीखना, या एक तरीके से कह दें टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में ही सीखना क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। जैसे हम लोग जो है हिंदी में सीखते हैं तो हिंदी में कहीं ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है नहीं। जैसे क्या होता है कि हम शुरुआत में वैसे ही प्रवेश रहता है, जिस तरीके का प्रवेश रहेगा उसी तरीके का हम लोग भाषा सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है मदर टंग का तात्पर्य यही है कि जो भी छात्र जिस स्थान से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो लोकल भाषा है उससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे क्या होते हैं कि एक जो है मेन नाम होता है और उसके बाद आपके बहुत सारे जो है लोकल नाम होता है। कोई दोस्त आपके जो अलग नामों से बुलाते हैं, मम्मी पापा अलग नामों से बुलाते हैं। ऐसे क्या है, डायरेक्ट मेथड भी है। इसका जो है ओरिजिनल नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड, और इसके कुछ जो है डुप्लीकेट एक तरीके से कहा दिया जाए, निक नेम। तो निक नेम भी बहुत सारे हैं। जैसे इसमें जो है पहला निक नेम क्या है, नेचुरल मेथड। चलिए एक एक नाम क्यों रखा गया है इस चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे। नेचुरल मेथड, देखिए नेचुरल मेथड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी भाषा यदि हम सीख रहे हैं तो उस भाषा को उसी भाषा में सीखना क्या कहलाएगा, नेचुरल मेथड कहलाएगा। जैसे यदि हम हिंदी को हिंदी में सीख रहे हैं तो क्या होता है, मेरा नेचुरल मेथड होता है। लेकिन जब यदि हम इंग्लिश को हिंदी में सीखते हैं तो वो क्या हो जाता है, अननेचुरल मेथड हो जाता है, ठीक है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक क्या है, एक अननेचुरल मेथड है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड क्या है, एक नेचुरल मेथड है। बात है समझ में, ठीक। तो ये क्या है, ओरल मेथड। ओरल मेथड क्यों कहा जाता है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं ओरली उसको सिखाया जाता है। जैसे आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को ओरल के द्वारा जैसे कहा ऐसे निर्देशित करके, इंडिकेट करके कह दिया जाएगा, दिस इज फला। गाने मतलब यदि आपके पास से ऐसे पेन रख दिया गया, पेन कर दिया गया, तो इसी पेन को कहेंगे, दिखाएंगे और बोलेंगे, कहेंगे उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को हमें सीखना है, टारगेट लैंग्वेज को, उसी लैंग्वेज में कहा जाएगा दिस इज पेन, या जो भी कहा जाएगा उसी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाया जाएगा कि इस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को हम लोग सीख रहे हैं उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में इस वस्तु को या इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में कहेंगे क्या, कलम। लेकिन यदि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, पेन। तो दिस इज पेन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ऑब्जेक्टिवली जो है ओरली इसको बताया जाता है, ठीक है। रिफॉर्म मेथड मतलब है कि ये संशोधित रूप आया है किसका,
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये क्या है, संशोधित रूप है, इसीलिए जो है रिफॉर्म मतलब है संशोधित किया हुआ। फिर एंटी क्यों कहा जाता है, एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मेथड आया वो किसके परिप्रेक्ष्य में आया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। बहुत सारी कमियां थी जिसको क्या है दूर करने के लिए इस डायरेक्ट मेथड को लाया गया। उसमें क्या था कि जो भी हम लोग सीख रहे होते हैं लैंग्वेज, उसको उस लैंग्वेज में क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे अपनी मदर टंग में। तो इसलिए बहुत सारे हर चीज़ को जो है मदर टंग में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए क्या हुआ, ज़रूरत एक नए मेथड की पड़ी, और वो मेथड क्या आ गया आपका, ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के कौन कौन से नाम हो, ये इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कुछ फैक्ट हैं इसके, समझ लेते हैं हम लोग क्या है। दिस मेथड इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। ये देखिए इसका जो है ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ है, ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ। कब, 1901 में। इस चीज़ को आप लोग जरूर रखिए, याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट मेथड इज ओरिजिनेटेड इन। अब वहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएगा, जर्मनी भी आ जाएगा, फ्रांस भी आ जाएगा, अमेरिका भी आ जाएगा और ब्रिटेन भी आ जाएगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ था, फ्रांस। ओरिजिनेटेड का मतलब ये हुआ कि इसका विकास, इसका उद्भव। ठीक है, फिर क्या है, इट्स प्रिंसिपल कम फ्रॉम जर्मनी। देखिए इसके जो प्रिंसिपल हो कहाँ से आए, जर्मनी से लिए गए हैं। उद्भव कहाँ से हुआ इसका, ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, फ्रांस से, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स कम्स फ्रॉम जर्मनी, इसके जो प्रिंसिपल हो कहाँ से लिए गए, जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, फिर क्या है, दिस मेथड इज कम्स अगेन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। वही चीज़ है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कमियों को दूर करने के लिए इस मेथड को लाया गया। ठीक है, तो इसमें जो है दो चीज़ें आपको नोट करनी है, ये कि कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ और दूसरा इसके सिद्धांत कहाँ से आए और ये किसके परिप्रेक्ष्य में आया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, स्टूडेंट लर्न इन टारगेट लैंग्वेज। वही मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमें लैंग्वेज सीखना होता है, स्टूडेंट उसी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इंग्लिश को लिया कि यदि हमें इंग्लिश को सीखना है तो हमें क्या है कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखें। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि हम जो है अपनी मदर टंग का प्रयोग ना करें। मदर टंग इज नॉट अलाउ इन दिस मेथड। ठीक है, तो इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न द टारगेट लैंग्वेज इन टारगेट लैंग्वेज, मदर टंग इज नॉट अलाउ इन दिस मेथड। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कुछ वर्ड बोले इंग्लिश में, अर्थात इस मेथड को हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के मेथड से इस मेथड को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, यहाँ पर इस मेथड को हम लोग इंग्लिश में सीखें तो क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये क्या है, इंडक्टिव मेथड है। इसमें जो है क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर रूल्स बताए जाते हैं। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि उसमें पहले आपको रूल्स बताया जाता है कि फला चीज़ इसको इस तरीके से करने पर फला चीज़ ये होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के माध्यम से समझाया जाता है, आपको स्पीकिंग सिखाया जाता है और उसको बताया जाता है ये फला चीज़ होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत लिया जाता है। फिर क्या है, यूनिट ऑफ टीचिंग। यहाँ पर देखिए टीचिंग का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। पूरे सेंटेंस को एक तरीके से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन क्या रहता था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या रहता था कि वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को क्या किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था। जैसे यदि मैं यहाँ पर करूँ यूनिट ऑफ टीचिंग, यहाँ पर जैसे यहाँ पर यदि मान लेते हैं मेथड मतलब विधियाँ, इंडक्टिव मतलब है आगमन विधि। ठीक है, स्टूडेंट छात्र, लर्न माने सीखते हैं, इन मतलब में, टारगेट। इस तरीके से यदि हम करें तो वो वर्ड टू वर्ड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने एक तरीके से ऐसे सेंटेंस को पढ़ दिया, यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस। अब इसका जो है जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा वो किस में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट हैं उसको देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि इट्स नेम डायरेक्ट मेथड बिकॉज मीनिंग शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन इन नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का मतलब है मदर टंग यहाँ पर। ठीक है, तो इट नेम डायरेक्ट मेथड क्यों कहा गया, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं उसके किससे संबंधित हो, डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज से। अर्थात जो भी हम लोग
लैंग्वेज सीखना होता है उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो विदाउट ट्रांसलेशन, इसमें जो है ट्रांसलेट का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्टली क्या होता है कि जो भी टारगेट लैंग्वेज रहता है उसी लैंग्वेज में इसको सिखाया जाता है। जानेंगे कि क्यों डायरेक्टली जो भी चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं किससे, टारगेट लैंग्वेज से। इसमें जो है ट्रांसलेशन का यूज नहीं किया जाता है और ट्रांसलेट किसमें, मदर टंग में नहीं किया जाता है। इसका जो भी एक्सप्लेनेशन रहता है वो टारगेट लैंग्वेज में ही रहता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि इन दिस मेथड डिस्कशन एंड रीडिंग इन टारगेट लैंग्वेज विदाउट यूज ऑफ स्टूडेंट लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लैंग्वेज का तात्पर्य है कि मदर टंग से है, किसका, मदर टंग से है। ठीक है, तो विदाउट यूज ऑफ स्टूडेंट लैंग्वेज एंड विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट स्टूडेंट फॉर्मल ग्रामर। देखिए यहाँ पर फॉर्मल ग्रामर का भी प्रयोग नहीं करना है। जो भी चीज़ें रहेंगी वो किस में रहेंगी, टारगेट लैंग्वेज में ही रहेंगी। अर्थात जो भी डिस्कशन होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है, तो जो भी थॉट रहेंगे उसको जो भी हम अभिव्यक्ति करना, हमें एक्सप्लेन करना रहेगा वो किस में करेंगे हम लोग, इसमें डायरेक्ट जो है टारगेट लैंग्वेज में ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में उसको हम जो है एक्सप्लेन करें, नहीं। मदर टंग इज नॉट अलाउ इन दिस मेथड, या एक्सप्लेनेशन इज नॉट अलाउ इन द मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो भी वो भी जो है मदर टंग में यूज नहीं करना है। जो भी करना है वो डायरेक्ट जो है टारगेट लैंग्वेज में ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, the underlying principle is that word should be directly associated with the reality or for the expression. The basic of assumption is that at the beginning the teacher and the student have no language in common. देखिए कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी एक्सप्रेशन वगैरह रहते हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली आपके थॉट से, जो आपके विचार होते हैं, जो आइडियाज होते हैं वो कनेक्ट होता है। और शुरुआत में जब हम कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं उसमें आपके बीच और स्टूडेंट और टीचर के बीच कोई भी जो है कॉमन लैंग्वेज नहीं होता है। क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज नहीं होता है जिससे वो लोग जो है एक दूसरे के कनेक्ट कर सकें। धीरे धीरे क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज बन जाता है जो चीज़ हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे है कि जब उसका बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास जो है कनेक्ट करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती है। वहाँ पर जो लोगों के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है वही क्या करता है, सुनता है, फिर उसी को क्या करता है, बोलता है। तो क्या कोई कॉमन लैंग्वेज हुई नहीं, जब उसने सीखा तो क्या बन गया, एक कॉमन लैंग्वेज बन गया। ऐसे ही जब हम लोग टारगेट लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच कोई भी टारगेट एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है जिससे एक दूसरे को क्या करें, विचारों का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, लेकिन जब हम एक टारगेट लैंग्वेज को जो पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वही टारगेट लैंग्वेज एक क्या बन जाती है, कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें रहेंगी ग्रामर ट्रांसलेट मेथड के जल्द से उल्टा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट क्या है मेरिट्स में, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आप सोच रहे होते हैं वो इंग्लिश में सोचते हैं और उसको इंग्लिश में ही अभिव्यक्त करते हैं। जैसे हिंदी में होता है कि हम जो भी सोचते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। जैसे मैं इस समय आपको क्या है समझा रहा हूँ तो मैं सोच हिंदी में रहा हूँ और समझा भी हिंदी में रहा हूँ, बट इन केस मैं क्या करूँ, इसी को क्या करें, इंग्लिश में सोचूं और इसको क्या है एक्सप्लेन किस में करूँ, इंग्लिश में ही करूँ, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट बॉन्ड किसके, आपके सोच और जो भी आप बोल रहे हैं उसके बीच क्या बनाता है, डायरेक्ट बॉन्ड बनता है। ठीक है, फिर क्या है, क्रिएट एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन टारगेट लैंग्वेज। देखिए डायरेक्ट मेथड से क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी योग्यता प्रदान, एक तरीके से क्षमता का विकास होता है कि आप जो है डायरेक्ट जो है जो भी आप टारगेट लैंग्वेज है उसको आप उसी भाषा में क्या कर ले जाएं, सीख ले जाएं, अर्थात समझ ले जाएं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ें लिखी हुई हैं किस में, इंग्लिश में, आप इसको इंग्लिश में जो आप तुरंत समझ जाएं बिना यूज ऑफ क्या, ट्रांसलेशन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, आप इसको समझ ट्रांसलेट कर रहे हैं, अच्छा इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट मेथड जो है विचार और अभिव्यक्ति के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। आपने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा नहीं, आपको जो है इंग्लिश में सोचने की क्षमता विकसित
करती है ये मेथड। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रमोट द फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पर आपकी बोलने की क्षमता को प्रमोट करता है, अर्थात उसको वृद्धि करती है ये मेथड, क्योंकि इस पर जो है इस मेथड में क्या होता है कि आपके स्पीकिंग और लिसनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, राइटिंग और रीडिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जो 4 कौशल मैंने आपको बताए हैं, जो 4 स्किल बताए हैं, जिसमें से तो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, LSR रीडिंग और W से राइटिंग। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब बोलने पर ज़्यादा, सुनने पर अच्छा ध्यान दिया जाएगा तो आप बोल भी अच्छा पाएंगे, फ्लुएंसी जो है आपकी सही होगी। ठीक है, फिर क्या है, इनेबल द स्टूडेंट टू थिंक इन इंग्लिश। वही चीज़ है कि आप जो है जैसे हिंदी को, चीज़ों को हिंदी में सोच सकते हैं, वैसे जो है इस मेथड के द्वारा जो है छात्रों के अंतर्गत, स्टूडेंट के अंतर्गत जो है उस क्षमता का विकास होता है कि वो जो है डायरेक्ट जो है इंग्लिश में, अर्थात टारगेट लैंग्वेज में वो सोच सके। जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं, किस में सोचते हैं, हिंदी में सोचते हैं। ऐसे जब यदि हम सीख ले जाएं क्या, इंग्लिश अर्थात टारगेट लैंग्वेज को सीख ले जाएं, जाहिर सी बात है जो हम सोचेंगे उसको क्या करें, डायरेक्ट जो हो वही जो है बोल भी दें, एक्सप्रेस भी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से योग्यता का विकास हो जाएगा, किसमें, इंग्लिश में सोचने का। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, टाइम सेविंग मेथड। देखिए टाइम सेविंग क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि चीज़ों को जल्दी से सिखा दिया जाता है, इसमें जो है बहुत टाइम नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि एक बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे, टाइम सेविंग मतलब समय की बचत, इसमें 2 चीज़ दूर ना लगा, एक बार आपने पढ़ा फिर उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में या मदर टंग में, जो भी चीज़ें हों मदर टंग में आपने कन्वर्ट किया, तो इससे क्या हो गया, डबल टाइम लगा। लेकिन क्या है कि हम इसको डायरेक्ट समझते चले गए, टाइम सेविंग, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आप ऐसे से पढ़ते चले गए, तो इससे क्या हो रहा है, आपका समय बच रहा है। जैसे मैं इसको इंग्लिश में ही समझाते चला जाता तो आपका क्या होता है, कम टाइम कंज्यूम होता। ठीक है, तो यही चीज़ है, इससे टाइम सेविंग होता है। फिर क्या है, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। देखिए प्रोनाउंसिएशन क्यों होता है, जब फ्लुएंसी और अच्छे से सुनने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, स्ट्रेस इज गिवन ऑन स्पीच। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं कि किस पर ज़्यादा, स्पीच पर ज़्यादा, बोलने पर ध्यान दिया जाता है, और लिसनिंग और स्पीकिंग पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें कॉमन हैं, मतलब यही है कि सुनने और बोलने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो है स्पीच पर भी, अर्थात आप किस तरीके से बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है इस मेथड में। तो ये मोटा मोटा आपका रहा क्या, जो है डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। तो चलिए देखिए डिसएडवांटेज होता क्या है। देखिए कोई भी ना कोई जो भी मेथड है उसके कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ खराबियां भी होती हैं। तो आपकी जो डिमेरिट्स हो जाएंगे, उसमें जो है दोष, एक तरह से गुण और दोष हर व्यक्ति में जैसे होता है वैसे मेथड में होता है। तो बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। कौन कौन सी कमियां आती हैं, चलिए देखते हैं इस मेथड में कौन सी कमियां आ गई। तो देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ मदर टंग इज नॉट अलाउड। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, वो जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी समझाना, वो किस में रहेगा, टारगेट लैंग्वेज में ही रहेगा। मदर टंग का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो मदर टंग इज नॉट अलाउड इन दिस मेथड। तो फर्स्ट जो है इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, मदर टंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, मदर टंग जो है इसमें अलाउ नहीं है। ठीक, फिर क्या है, इनकम्प्लीट मेथड। क्यों इनकम्प्लीट मेथड कहा जाता है, क्योंकि नेग्लेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। केवल किस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर, रीडिंग और राइटिंग पर फोकस नहीं किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट मेथड कहा जाता है। अगर चारों चीज़ों को LSRW जो 4 स्किल्स मैंने आपको बताए हैं, यदि उन 4 स्किल्स को पूरा ध्यान दिया जाता तो क्या कहलाता, कंप्लीट मेथड। लेकिन इसमें जो है केवल 2 ही स्किल पर ध्यान दिया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर, रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट मेथड। ठीक है, फिर क्या है अगला पॉइंट, मच टाइम कंज्यूम इन रीडिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन। जाहिर सी बात है, यदि आप जो है इंग्लिश पढ़ते हैं तो उस चीज़ को आप बहुत देरी तक क्या करते हैं,
2-3 बार समझते हैं। मदर टंग इज नॉट अलाउ, इसका मतलब मदर टंग इज नॉट अलाउ मतलब है कि मदर जो भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम करता है ये मेथड, इस मेथड से जो है पढ़ाने में। रियल लाइफ सिचुएशन है, जैसे कह दिया जाए छात्र को जो है वो पढ़ेंगे और इसके बाद क्या है सोचेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बहुत टाइम लग जाता है। एक तरीके से कहने मतलब यही है, चीज़ों को समझने में जो भी चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी एकदम, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक जैसे आप हिंदी में चीज़ों को सोच ले जाते हैं, तुरंत उस चीज़ को समझ ले जाते हैं, जब तक आप वैसा नहीं सोचना प्रारंभ कर देंगे इसमें टारगेट लैंग्वेज में, तब तक आपका टाइम क्या होगा, ऐसे ही कंज्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है, नॉट सक्सेसफुल मेथड फॉर अर्ली स्टेज स्टूडेंट। देखिए जहाँ पर जो है स्टूडेंट को सिखाना होता है, जैसे फॉर जो है क्लास 1 हो गया, LKG UKG, जो कहने मतलब है प्री प्राइमरी जो स्टेज होता है, वहाँ पर स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, मातृभाषा में क्या होना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। लेकिन यदि हम डायरेक्टली उनको क्या है कि टारगेट लैंग्वेज अर्थात जो भी इस इंग्लिश में यदि हम पढ़ाना शुरू करें, तो उसमें क्या होगा, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ें जल्दी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उस तरीके का क्या इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है कि टारगेट लैंग्वेज में सोच सकें, जैसे क्या है इंग्लिश में वो लोग सोच सकें। फिर क्या है, दिस मेथड इज नॉट फिट द क्राउडेड क्लासेस। देखिए ये जो जहाँ पर ज़्यादा संख्या वाली जो है क्लास है, वहाँ पर ये मेथड क्या है, सही से फोकस का मतलब है फिट नहीं बैठ पाता। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेकर सिखाना होता है, और जब बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो एक एक करके आप कितने बच्चों को सिखाएंगे, टाइम कंज्यूम नहीं होगा इससे ज़्यादा, तो क्या होगा, जो भी सिलेबस रहेगा वो क्या होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। देखिए बिल्कुल यही बात है, मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ को सही से एक्सप्लेनेशन करने में क्या होगी, हमें बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि हमें जो उतने एक्सपर्ट हैं नहीं कि इंग्लिश को हम जो इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सके उसका, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें हुई, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें रहे हैं, उसको हम क्या है डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश में नहीं समझा पाएंगे, बहुत ही कठिन होगा। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही जो है उस चीज़ को इंग्लिश टू इंग्लिश समझा पाते हैं। तो यही इसमें मेथड में क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने इन टारगेट लैंग्वेज में। फिर क्या है, मटेरियल एंड फैसिलिटीज़ आर नॉट अलाउ नॉट अवेलेबल। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होती है, जो भी फैसिलिटीज़ होती है, मटेरियल का मतलब है कि हमें कोई चीज़ सिखाना, उसके लिए क्या होनी चाहिए, एड्स की ज़रूरत पड़ती है, कहने मतलब शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो हर समय जो है इस मेथड से जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको क्या है अवेलेबल नहीं हो पाता है। जैसे क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग ला के सिखा सकते हैं। जैसे यदि हमें काऊ को सिखाना है, तो काऊ को स्कूल में लाकर दिखाएंगे कि दिस इज काऊ, फिगर के माध्यम से होना सिखाएंगे। तो फिगर के माध्यम से सिखाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक जो है स्क्रीन का मतलब स्मार्ट टीवी या प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, या एक तरीके से जो अच्छा सा चार्ट वाला फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तभी तो हम समझा पाएंगे काऊ के बारे में। तो वही चीज़ है कि इसमें जो है जो भी मटेरियल लगते हैं समझाने के लिए, वो सही से क्या हर जगह जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है, मदर टंग का यूज किया जाता है, और बच्चे जो हैं चीज़ों को अपने आसपास में क्या है सीखते रहते हैं, बोलचाल के भाषा में देखते रहते हैं, तो जो भी उस शब्द को कहा जाता है वो तुरंत जान जाते हैं हाँ फला चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन जब इसको टारगेट लैंग्वेज में उसी चीज़ को बताएंगे तो वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एड्स की, अर्थात शिक्षण सामग्री की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ओनली द क्लेवर एंड माइंडेड स्टूडेंट कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड। प्रिपेयर्ड मतलब है कि यहाँ पर जो है जो भी एक तरीके से कह सकें कि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, जो माइंडेड बच्चे होते हैं, उन्हीं को इस मेथड से क्या होता है लाभ मिल पाता है, उन्हीं से क्या होता है एक मिल पाता है लाभ। यहाँ पर प्रिपेयर ना करके प्रॉफिट आप लोग कर लीजिए, क्या प्रॉफिट कर लीजिएगा। 2 मिनट में कलर चेंज कर दूँ। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, जो भाई क्या कर लीजिए, प्रॉफिट किसको मिल पाता है, जो माइंडेड स्टूडेंट होते हैं,
वो जल्दी से चीज़ों को सीख जाते हैं। जो कहने मतलब कमज़ोर होते हैं, जो जिनकी क्षमता सीखने की क्षमता क्या है कमज़ोर, वो लोग क्या है इस मेथड से जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो ये केवल और केवल किसके लिए है, क्लेवर और माइंडेड स्टूडेंट के लिए है। वो इन्हीं लोगों को ये प्रॉफिट क्या मिल पाएगा उन्हीं लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये रहा डायरेक्ट मेथड, और इसमें जो भी चीज़ें रहें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको जो है आप लोग सही से याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज को लिखिए। तो दोनों में से एक ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, चाहे उसकी परिभाषा पूछी जाए, चाहे उसकी डिसएडवांटेज या एडवांटेज के बारे में पूछा जाए। तो जैसा आप पढ़े रहेंगे वैसा आप लिखेंगे। तो इसमें जो है बहुत सरल तरीके से चीज़ों को लिखा गया है, आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं। और इसका जो PDF है 24 घंटे के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पर BTC स्टडी हब, किस पर, BTC स्टडी हब पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जैसे वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कुल मिला जुला के डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, जो भी चीज़ें सीखनी होती हैं, अर्थात जो भी लैंग्वेज हमें सीखना होता है उसको डायरेक्ट जो है टारगेट लैंग्वेज में ही सीखना क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम, उन सारे नामों को आपको याद रखना है। और इसके जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज है उसको मैंने जो है सरल शब्दों को इसमें चुना है, लिखा है, और उसी को याद कर लीजिएगा। बहुत ही आराम से चीज़ों को याद करिएगा, रटिएगा मत, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो चीज़ों को याद करिए, समझिए, पढ़िए आराम से और इत्मीनान से पढ़िए, हड़बड़ाहट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और देखिए यहाँ पर आपको मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी, वही काफ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगला जो भी मेथड रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।